अगर हम ये बोलें कि जो आप मिलिटेंट्स की लाशें जो है उनको घर वालों को ही वॉर क्राइम्स है, गलत चीज़ है, ऐसा कहीं नहीं होता है, तो हाँ हम जिंदा हैं। क्यों कर रही है पीडीपी कोई टारगेट? आप भी तो एक मेनस्ट्रीम पार्टी है। वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पहले कि इनके पास कुछ निकले, इन्होंने मत शायद करप्शन किया हो, इन्होंने मत कुछ घपले घोटाले किए हो। अफजल गुरु को फांसी दी गई, एक सेटबैक लगा डेमोक्रेसी को। कांग्रेस ने फांसी दी थी ना अफजल गुरु को। मैं नहीं पॉलिटिकली, मैं लेकिन ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं ब्लेम गेम की बात नहीं करूँगा यार, मैं फैक्ट्स की बात करूँगा। नाज़रीन आदाब, खबर उर्दू में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिम मोहिद्दीन। जैसे कि आपको पता है कि आज एक साल बराबर होने को आ रहा है कि जो पीडीपी के जो सीनियर या यूथ लीडर है वहीदुर रहमान परा, उनका वो आज एक साल डिटेंशन का पूरा हो चुका है। लगभग एक साल के करीब, पिछले साल दिसंबर में वो उनको डिटेन किया गया था एनआईए के दौरा। आज आपने खबर पढ़ी होगी कि आज जो गूगल यूएस से जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिखा है कि उनके खिलाफ वो जो उनका जो चैट जो है या फिर उनकी जो व्हाट्सएप कॉल्स है या फिर ईमेल डिटेल्स है वो सारी तलब की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वक्त, एनआईए ने तलब की है यूएस गूगल से। तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, जो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको ज़्यादा मज़ीद वसी कर दिया गया है एनआईए के दौरा। और इस वक्त उनके वो सेंट्रल जेल में इस वक्त बंद है वो वहीदुर रहमान परा, और उनके पीछे इस वक्त पीडीपी किस तरह से काम कर रही है। जो एक अहम क्रिटिकल लीडर माने जाते थे, एक अहम प्रोमिनेंट लीडर थे पीडीपी के, इस वक्त जो पिछले एक दो साल से जो हमने हालात देखे पीडीपी के, बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लीडर पार्टी से भाग चुके हैं, कहीं और जमातों में जा चुके हैं वो। और वहीदुर रहमान परा का जेल में रहना पीडीपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है जो पीडीपी के नजमू साकिब, वो यूथ लीडर भी है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में पीडीपी किस तरह से काम कर रही है। नजमू साहब, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। सबसे पहले हमें आप बताएं, जो आपने आज खबरें पढ़ी है कि मतलब गूगल यूएस से, जो यूएस गूगल है, उनसे मज़ीद तरह की डिटेल्स जो है, मतलब व्हाट्सएप चैट जो है, वॉइस कॉल्स जो है, इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर पुलिस या एनआईए ने उनसे मांगी है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अभी बहुत सारा टाइम लेगा कि मतलब जो हकीकत सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ही एक साल चल रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी व्यूवर्स की सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी व्यूवर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, वहीदुर रहमान पारा को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उन्होंने जो है अरेस्ट किया था बेस्ड ऑन सर्टन एलिगेशंस दैट दे लेवल्ड। उसके बाद उन्होंने उसको कस्टडी में लिया, पहले दिल्ली में थे, उसके बाद जम्मू में। तो फिर केस चला, मुकदमा चला, और एनआईए ने जो चार्जेस लगाए थे वो एनआईए के जज साहब ने बिल्कुल थ्रैश कर दिए, एंड ही वाज ग्रांटेड बेल। जो एनआईए में केस जो लगा था उसमें बेल मिली थी उनको। जज साहब ने बिल्कुल कहा कि जो इल्ज़ामात हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बेल हुई, वहीद साहब को अगले दिन रिलीज़ होना था। वहीद साहब जेल से रिलीज़ होते हैं, बाहर निकलते हैं, वहाँ से सीआईके उठाती है। किन चार्जेस पे? सेम चार्जेस पे जिसमें एनआईए ने बेल दी। अब जिन चार्जेस पे आपको बेल मिली है, आप उन्हीं चार्जेस पे दूसरे इंसान को उठाते हो, उसी इंसान को दूसरे उन्हीं चार्जेस पे उठाते हो, दूसरी एजेंसी उठाती है। सबसे पहले तो ये दिस इज़ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। इंस्टीट्यूशंस के आपको तो हालात पता ही हैं। फिर उसके बाद सीआईके ने जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स उनकी है, उन्होंने अपनी स्टार्ट की। केस अभी चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो वहीद साहब इज़ लॉज्ड इन सेंट्रल जेल। रियलिटी अभी यही है। अब ये गौर-खोज करने की बात ये है कि आज एक साल होने को आ रहा है, अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर ठोस सबूत नहीं है तो ये बात तो फिर क्लियर हो जाती है कि प्रोसेस एक पनिशमेंट बन जाती है। आप साल हा साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, और आपने ऐसे कितने सारे केस देखे जहाँ पे जो कन्विक्ट जिनको जेलों में डाला गया था 10-10 साल के बाद, 5-5 साल के बाद,
वो जेल से रिहा होते हैं और जज साहब बोलते हैं कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो। मगर इसकी बड़ी बात ये है, जो सियासी पस मंज़र में अगर हम बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको अगर याद होगा, वहीद साहब ने अरेस्ट होने से पहले ही एक आप ही से, मुझे लगता है कि आप ही के फ्रेटर्निटी के दोस्त थे, उनसे बात कर रहे थे वो उस टाइम कुछ दिन पहले, तो उनको बोला कि जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर कश्मीर में बात करने का एक कॉस्ट है, यू हैव टू पे अ कॉस्ट। आप बात करेंगे तो आपका उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो बात बिल्कुल प्रोफेटिक सामने क्यों कर रहे हैं? मतलब अपनी पार्टी भी है यहाँ पर, पीसी भी है यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है यहाँ पर, पीडीपी अगर आप बोल रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, मतलब आपके मुताबिक तो मरकज टारगेट आपको कर रही है, क्यों कर रही है पीडीपी कोई टारगेट? आप भी तो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है। बिल्कुल सवाल उनसे होना चाहिए था, क्यों कर रहे नहीं, हैं? आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों कर रहे हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या आपको तो क्या टारगेट कर रहे हैं। क्या पता है, समझ नहीं आ रहा है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कुछ लोग जो इंसान जेलों में होते हैं उनके केसेस बंद कैसे होते हैं अगर वो कोई सियासी तंजीम ज्वाइन करे, और उन पे करप्शन चार्जेस होते हैं। अब देखिए आज कश्मीर करप्शन इज डिफरेंट। जो इन पे चार्जेस है, वही पे जो चार्जेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। दो तरह की अरेस्ट हो रहे हैं, दो तरह की चीज़ें होती है। कुछ लोग अरेस्ट होते हैं वो पॉलिटिक्स की बिना पे, उनकी फोर्थराइटनेस की बिना पे, जो वो बात करते हैं, एस्पायरेशंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, या तो वो उस पर अरेस्ट होंगे, या तो कुछ लोग करप्शन बेसिस पे अरेस्ट होते हैं और उनकी सियासी तकदीर जो है वो उसी पे डिसाइड होती है। दो तरह के अगर आपने देखा, परसों ही मैं खुद एक कंपैरिजन कर रहा था, मेरे फेसबुक वॉल पे दो न्यूज़ एक साथ आई। एक न्यूज़ ये थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ट्राइबल यूथ प्रेसिडेंट तालिब हुसैन चौधरी, उसको अरेस्ट किया गया। दूसरे ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया, नीचे मैंने देखा सीबीआई बुक्स लीडर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। मैंने सोचा यार ये तो फख्र की बात है। दो टाइप के अरेस्ट हैं, एक जो लोगों की बात करने की अरेस्ट है और एक अपने आप को बचाने की बात है। बट जहाँ तक बात हुई कि एक पॉलिटिकल पार्टी को तंजीम जो है टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, हो सकता है कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पहले कि इनके पास कुछ निकले, इन्होंने मत शायद करप्शन किया हो, इन्होंने मत कुछ घपले घोटाले किए हो, तो हम उनको जो है कसेंगे उन बातों पे। जब उन्होंने फिर बाद में सारी एजेंसीज़ की, हिंदुस्तान की सारी एजेंसीज़ को पीछे लगा दिया, फिर कुछ निकला नहीं, हमने भी अपनी बात छोड़ी नहीं, तो हम शायद उनसे संभल नहीं पाए, तो इसलिए वो टारगेट। बीजेपी कह रही है कि जो पीडीपी की जो बातें, या फिर जो पीडीपी की लीडर महबूबा जी है, उनकी जो बातें, वो इस तरह की बातें, वो एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म है कश्मीर में, जो सबसे डेंजरस है उनके मुताबिक, उनकी बात है ये। तो जो वो उनकी जो लैंग्वेज होती है, वही लैंग्वेज सेपरेटिस्ट यूज़ करते हैं या फिर पाकिस्तान में यूज़ होती है। मेन स्ट्रीम में होके इस तरह की बातें करना किसी डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, जहाँ पर मुल्क की पहचान या उसकी साख्त पे आँच आ जाए। मेरे आपके सवाल के दो जवाब होंगे, दो अलग अलग पहलू है। सबसे पहले, क्या ये बोलना कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए आप कुछ इक़दामात लें, अगर ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म है तो हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ये बोलें कि आप सीज़ फायर करें तो हम सॉफ्ट सेपरेटिज्म हम मानते हैं। हम ये बोलेंगे कि आप जमात को मत बैन करो, अगर आप वो बोलोगे वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है, हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर हम ये बोलें कि जो आप मिलिटेंट्स की लाशें जो हैं उनको घर वालों को है, ये वॉर क्राइम्स है, ये गलत चीज़ है, ऐसा कहीं नहीं होता है, तो हाँ हम जिम्मेदार हैं। हम दूसरे सवाल का पहलू आपके, क्या वाजपेयी साहब भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे? जब वो अब्दुल मजीद डार साहब जो डिप्टी कमांडर थे हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, जब उन्होंने सीज़ फायर किया, उनके साथ बातचीत की उनके साथ, क्या वो भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे? क्या होम सेक्रेटरी जिन्होंने बातचीत की उस टाइम पे सीज़ फायर किया? अच्छा, दूसरा इनका सवाल ये होता है कि आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्यों बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते हैं? आप मुझे बताइए, जब तेस्ता रिवर का इशू आता है, क्या ममता बनर्जी बात नहीं करती है? जब तमिल फिशरमैन का मसला आता है, क्या जयललिता बात नहीं करती है? तो इनको क्यों मिर्ची लगती है जब हम बात करें?
इट कंसर्न्स अस। और ऐसा नहीं कि हम हवा में बोल रहे हैं बात। जब 2003 के बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की, सीज़ फायर हुए, कि यहाँ अमन नहीं आया। अभी इन्होंने सीज़ फायर किया पाकिस्तान के साथ, क्या नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, क्या वो ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन ज़ीरो है? अब सीज़ फायर टूट गया, क्या हुआ वो अलग बात है, बट जब तक सीज़ फायर इन प्लेस था, तो मतलब ये चीज़ें दर्शा, तो हम ऐसी सरकार बातें कह रही है कि जो पीडीपी की जो बातें हैं, इस तरह की बातें, हमने बहुत सारे कंसेशंस दे दिए। 2000 वाजपेयी की या बात करें, मैं उनकी बात पहलू आपके सामने रख रहा हूँ, आप फिर बता दीजिए मुझे कि बहुत सारे कंसेशंस दे दिए, लेकिन फिर इतना कुछ करने के बाद लिथफोरा क्यों हो गया? तब तो बीजेपी ने कुछ यहाँ पर नहीं किया था, इस तरह की चीज़ें, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया था, जो मिलिटेंसी के जो रिलेटेड, जैसे बुरहान वानी का टाइम में अनरेस्ट, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही थी? अगर सब कुछ हमने किया था जैसे वाजपेयी चल रहा था, तब भी तो चीज़ें बदली नहीं, आज भी नहीं बदली, तो प्रिविलेज क्यों देने, कंसेशंस क्यों देने फिर लोगों को? अगर आप जो ग्राफ चेक करें मिलिटेंसी का, यहाँ पे 2003 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 9 तक आप देखें कि स्लोली एंड सक्सेसफुली अमन के जो पैरामीटर्स थे वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे थे, लोग तरक्की की तरफ रागिब हो रहे थे, जॉब्स निकल रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी। हाँ, अब जो फिर मिलिटेंसी 2.0 जो अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुई, वो एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी थी जिसने मॉडर्न मीन्स ऑफ थ्रेट जो है वो डिप्लॉय किए। बट उसके बाद जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, एक सेटबैक लगा डेमोक्रेसी को। द फेथ दैट पीपल हैड प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन। बट कांग्रेस ने फांसी दी थी ना अफजल गुरु को। मैं नहीं पॉलिटिकली, मैं लेकिन ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ब्लेम गेम की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं फैक्ट्स की बात करूँगा। ब्लेम गेम को देखिए, कश्मीर में हम विक्टिम बन जाते हैं ब्लेम गेम के। हमें ब्लेम गेम की तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमन हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो स्पाइक इन मिलिटेंसी हुई, जो लोगों का जो फेथ है वो स्लोली इरोड होता गया। तो उसके बाद एक नई चैलेंजेस सामने आए, एंड देन यू सॉ अ सिग्निफिकेंट स्पाइक इन द ग्राफ ऑफ मिलिटेंसी। उससे पहले जो था, द proportion of foreign to local was disproportionate in favor of foreign. उसके बाद अगर आप immediately चेक करें, the spike of mixture of foreign to local was skewed in favor of locals. तो मतलब लोकल जो है लड़के ज़्यादा रागिब हो गए मिलिटेंसी की तरफ। हम जब बात करते हैं तो हवा में बात नहीं करते, अमन यहाँ पे आया है, एंड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को इटसेल्फ एक्सेप्ट्स। और जब हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताऊँ, 1999 में मुफ्ती साहब ये स्पीच देते हैं, मुझे शायद अगर मुझे याद हो फ्रंटलाइन मैगज़ीन में आया था ये उस टाइम पे। वो कहते हैं कि इंडिया को अगर फ्यूचर मार्केट की एक्सेस करने की ज़रूरत है तो उसको कश्मीर के जो सारे सेंट्रल एशिया के रोड्स हैं वो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, हमें वो रास्ते खोलने हैं। गवर्नमेंट ने अपनी इन इट्स ओन विजडम बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको लगता है इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम को, ब्यूरोक्रेट को हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। आप देखते हैं फिर 2004 में चाइना उसी सीपे को अडॉप्ट करता है, फिर थ्रेट बन जाता है। बट जब आपको लोग पॉजिटिव बात करते हैं उस टाइम आप नहीं सुनते हैं। देखिए ये पॉलिटिकल विजडम की बात होती है। हम जो अगर बात कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ये कलेक्टिव सबका मफाद है। अगर अमन यहाँ पे आए, वो कश्मीरियों का भी मफाद है, मुल्क का भी मफाद है। और सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग पामाल है, अभी परेशान है, ख़ासतौर पर कोविड से ज़्यादा, यहाँ पे भुखमरी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और आप कब तक जंग सस्टेन करेंगे? दुनिया का इतना बड़ा पावर अफ़गानिस्तान में, अमेरिका, वो रिकॉन्साइल तो कर रहा है ना। दुनिया में नई रियलिटीज़ आ रही हैं और आपको भी नई रियलिटीज़ के साथ साथ चलना पड़ता है। रियलिटी ये है कि आज एक छोटा बच्चा जिसके पास ना ही मिलिटेंसी ट्रेनिंग है, ना ही वेपन्स है, पिस्टल लेके उसके साथ क्या लड़ोगे आप? और अगर आप सारे रिकॉन्सिलेशन के दरवाजे बंद करेंगे, आपने जो लड़के कोई बोलता है फेसबुक पोस्ट करते हैं उनको आप अरेस्ट करते हैं, फिर अरेस्ट होने के बाद उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है,
उनके बाद मेन स्ट्रीमिंग करने का या रीइंटीग्रेशन करने का कौन सा मौका बचता है सोसाइटी में वापस आने का? तो आप तो उनके हमेशा के लिए दरवाजे बंद करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जैसे जेल क्या होता है, जेल को अंग्रेजी में करेक्शन फैसिलिटी, रिफॉर्म फैसिलिटी बोलते हैं। वहाँ पे आप किसी को डालोगे वो रिफॉर्म होता है। तो मतलब हर एक जगह में चांस मिलना चाहिए दूसरे इंसान को। तो वैसे ही अगर कोई लड़का जो है किसी केस में मुलविस हो, या उसको रिफॉर्म, उसको रीइंटीग्रेट सोसाइटी में करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जंग, अब स्मॉल वॉर्स, कहीं पुलवामा में छोटी जंग चल रही है एनकाउंटर पे, ये तो छोटी छोटी जंगें हैं, ये एनकाउंटर नहीं है, ये जंगें हैं, दीज आर स्मॉल वॉर्स। ये कब तक लड़ेंगे और कहाँ तक लड़ेंगे, और अपने लोगों के खिलाफ क्या? तो हम इसीलिए गवर्नमेंट से हमने बार बार ये अपील की है, अभी भी करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लाइंस, नॉट बेस्ड टू स्कोर पॉलिटिकल माइलेज और ब्राउनी पॉइंट्स, बट कश्मीर की अमन के लिए। आखिर में आपसे मैं पूछूंगा कि मतलब आपके जो बहुत सारे लीडर्स पार्टी से निकल चुके हैं, कई और जमातों में चले गए वो, तो कुछ भी वजह हो लेकिन पार्टी को तो नुकसान पहुंचा इस चीज़ से। वहीद भी अभी जेल में है। इन एब्सेंस ऑफ दीज लीडर्स, हाउ पार्टी इज़ मैनेजिंग, और पार्टी का इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त पार्टी की क्या पोजीशन है इस वक्त, और आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करें? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वोटिंग पैटर्न अगर आप चेक करेंगे, दो चीज़ों पे वोट मिले हैं। एक, मुफ्ती साहब और महबूब मुफ्ती जी की जो पर्सन अपनी ऑरा है, अपनी पॉलिटिकल जो फेथ है, क्रेडिबिलिटी है लोगों में, एक उस पर वोट मिलता है, दूसरा पीडीपी के मंशूर पे। दोनों चीज़ें हमारे पास है। ना ही आइडियोलॉजिकल प्योरिटी 5 अगस्त के बाद हमें फ़ख्र से ये कह सकता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, बट मैं अपने फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने आइडियोलॉजिकल प्योरिटी दिखाई अगस्त 5 के बाद। किसी स्टैंड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, आप नुक्ताचीनी अगर करने के लिए निकालें, हर एक तंजीम, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, आप मुझे बोलेंगे कि आप गलत हैं, मैं आपको भी 10 से इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि आपने यहाँ गलतियाँ की हैं। जम्मू कश्मीर में हालात पेचीदा है, और डिस्क्रेडिट करने की कैंपेन जो है, ये अभी कुछ अनासिर जो हैं वो चला रहे हैं। बट हमें फ़ख्र ये है कि हमने जितनी हो सके पॉसिबल, और आपको पता है कि किन जो है सिचुएशन क्या है, कोई बात करता है उसको जेल में डालते हैं। इस तनाजुर में हमने महबूबा पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने जो बात की है, हमेशा लोगों को सामने रखा है। कभी वो भी ऐशो आराम में जीते, वो क्यों ईडी के चक्कर काटते, पासपोर्ट बंद होती, उनकी माँ को भी जो इतनी एज्ड है, मुफ्ती साहब के मकबरे को भी इन्होंने ये किया, तब भी वो साफ़ निकली, उनका दामन पाक निकला। बट हमें फ़ख्र होता है, तंजीमें इनसे बनती है, सेक्रीफाइसेस से। अगर आपको मैं कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पार्टी में आए और पार्टी ने उनको जिताया। देखिए, वोट अल्टीमेटली वर्कर और लोग देते हैं। अगर मुझे ये वहम गुमान हो कि मैं नौज़ बिल्ला मैं ही खुद अफलातून हूँ, लोग मेरी वजह से है, तो वो गलत है। लोग काम की वजह से होते हैं, लोग स्ट्रगल की वजह से होते हैं। और अभी जो है इलेक्टोरल, मैडम ने जिसे कहा, वो कहते हैं मुझे लड़ना नहीं है इलेक्शन, क्योंकि मैं इसको पेटी लड़ाई नहीं बनाना चाहती। ये छोटी जंग नहीं है, ये लंबी जंग है। इसके लिए हमें स्मॉल सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेंगी। पार्टी में लोग आते हैं, पार्टी में लोग जुड़ते हैं। मुझ जैसे नौजवान है, वहीद साहब जिन्होंने इतना काम किया, बनाया है एक इंस्टीट्यूशन। तो पार्टी में ये पार्टियां ख़त्म नहीं होती। कितनी पार्टियां टूटी हैं इन्होंने। आज तो अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी? पार्टी ऐसी नहीं होती, पार्टी इंडिविजुअल से नहीं होती, पार्टी आइडियाज़ से होती है। ये बैटल ऑफ आइडियाज़ होती है, जंग होती है ख़यालात की, और उस जंग में लोग जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे आपका है, आपका भी एक अपना मंशूर जो है वो दिल में है, एक आइडिया है कैसे होना चाहिए कश्मीर, क्या होना चाहिए इसके लिए, तो ये जुड़ता है फिर इसके साथ। तो हम अल्लाह के फ़ज़ल से आपने देखा, हम पीर पंजाल गए, चिनाब गए, यहाँ पे हर जगह जाए, जगह जगह गए, तो लोग जुड़ रहे हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो जुड़ रही है। बट अभी जो लड़ाई है वो ज़्यादा बड़ी है, वो सिर्फ इलेक्टोरल लड़ाई नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। आज जो हाल है, गुजरात में किसी इंसान ने वोट दिया है, किसी को चुना है, और वो गुजरात वाला जिसने जिसको चुना है, वो मेरा तकदीर डिसाइड कर रहा है।
मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा वोट नहीं डिसाइड कर रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? यूपी में किसी ने किसी को जिताया है, वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा अफसर होना चाहिए, तुम्हारा कानून कैसा होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखिए, ये लड़ाई सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं। आप देखिए, एक आरएसएस ऐसा एलिमेंट है जो गांधी के खिलाफ लड़ रहा है, जो बोलता है कि जो हमें 2014 में मिला वो आज़ादी नहीं है, वो भीख है। तो इनको सिर्फ मुझसे ही प्रॉब्लम नहीं है। 2014 में जो मिला वो आज़ादी है, जो 37-47 में मिला वो आज़ादी नहीं है, वो भीख है। तो मतलब इनको सिर्फ मेरे साथ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाइयाँ बड़ी हैं। तो ये रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की लड़ाई है। अब इसमें लार्जर अलाइंसेस की ज़रूरत है। जितने आपको एलाइज मिलेंगे, जितने आपको दोस्त मिलेंगे, उसमें आपको जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी अपना क्योंकि आप देखिए लोगों में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन और जो है अवेयरनेस ही नहीं थी कंट्री के लोगों में कि 370-35 से था क्या। आप देखिए, वही दिल्ली के लोग जो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, लार्जर राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया 370 एब्रोगेशन के लिए। तो कन्फ्यूजन था, ये है क्या? क्योंकि इसको एक रिलीजियस इशू बनाया गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इशू डेमोक्रेसी का इशू है, ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है, ये रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का इशू है। जो डेली डिग्निटी पे जो अटैक्स होते हैं, ह्यूमिलेशन का, ये उसकी लड़ाई है। हमारी किसी ये मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, ये सारे रीजन्स की लड़ाई है। इसमें हमें मिलजुल के आगे चलना है। आप देखिए, इन्होंने अगस्त 5 के बाद जो हमारे कश्मीर में 50% जो यहाँ की ऑफिसर्स थे, KAS वाले ऑफिसर्स जो थे, KPS ऑफिसर्स, उनका रिजर्व कोटा होता था IAS IPS के लिए, उसको रिड्यूस किया गया 33%। तो सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो सबकी लड़ाई है। तो हमसे जितना हो सकेगा हम अपनी कोशिश करते हैं। जी शुक्रिया खबर के साथ बात करने के लिए।